सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी बच्चे खुश हैं, अच्छे हैं? एक बार सभी बच्चों की पहले अटेंडेंस लगा देते हैं, ठीक है? सचिन, सुमित, प्रिंस, आयुष, नमस्कार। बेटे ऑटो रिफ्रेश बंद कर दो बेशक से। प्रिंस हेलो, सुधा, अनीश, लवकुश, सनी भाई नमस्कार, गीता हेलो, अवनीश, लकी, शुभम, विजेंद्र, गुड़िया नमस्कार, रजत, हिमांशु, राजवीर, तन्मय, सभी बच्चों को दिल से नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का दिल से स्वागत है और बहुत अच्छी बात है आप सभी आज क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं। प्रतिपाल नमस्कार, ज्योति नमस्कार, भाई सभी भाइयों को नमस्कार। हेलो एवरीवन, सब अच्छे हैं, खुश हैं, दुरुस्त हैं, बढ़िया हैं? कैसी चल रही है पढ़ाई? अब पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, पिछली क्लास को कौन कौन बच्चा रिवाइज करके आया है? झारखंड से प्यारा है भाई, पटना से भी नमस्कार आया है भाई। चलिए, जय हिंद मेरे दोस्तों। ये बताओ बेटा, पिछली क्लास को कितने बच्चे पढ़कर आए हैं? जल्दी से बताने का काम करें। नमस्कार भाई अरेंद्र ठाकुर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पिछली क्लास रिवाइज करके आए हैं ना अच्छे से? ठीक है। चलिए, अब एक बार फिर से आप सभी का दिल से नमस्कार करना चाहूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम आपकी कहानी आज आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और पिछली क्लास में आपने सच में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा मेरे साथ मिलकर पढ़ा। आज हम आप सभी के साथ मिलकर मेरे प्यारे दोस्तों कहानी को समझना शुरू करेंगे। यानी कि आज जो हम आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो टेंस पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो दिमाग में कि सवाल आएगा मेरे बच्चों के, दिमाग में कि सवाल आएगा कि सर जी टेंस हम कहते किसे हैं? चलिए चलिए चलिए, अब शुरू करते हैं। राज मौर्य, राजकुमार, रोशन, पारुल, किरण यादव नमस्कार, सारे बंदरों को नमस्कार भाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब देखो, चलो अब नमस्ते होगी, ठीक है? अब सारी बातें छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अंकित बेटा, रिकॉर्डेड जो क्लासेस है ना, आपको जहां से देखनी है आप वहां से देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लास केवल तभी देखने का फायदा है जब आपका कोई पेपर नजदीक आ रहा है और आपको फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना? अदरवाइज आप अपनी क्लास में लाइव पढ़ रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है मेरे बेटा, ठीक है जी? जय भीम, नमो बुद्धाय मेरे बच्चे, आपको भी नमस्कार। अब आ जाओ बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना? अब देखो हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? टेंस। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि ये टेंस होता क्या है? सबसे बड़ा दिमाग में सवाल ये आता है, टेंस होता क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक सवाल पहले से ही ये है कि सर टेंस को हम टाइम कह सकते हैं क्या? हमारे दिमाग में पहले ही ये सवाल है कि एक बच्चा पूछ रहा है डेली शॉर्ट्स का क्या मतलब है? डेली शॉर्ट्स का मतलब हमें ये समझना है बेटा, हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है ना, वो हर रोज हमें समझाना पड़ेगा, तभी वो आप लोगों का अच्छा ताकतवर बन पाएगा। तो हर रोज की आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को जो क्लासेस में आपको जो हर दिन की छोटी छोटी क्लासेस मिलेगी ना कॉम्प्रीहेंशन की, उनको हर रोज देखना है, उनको बार बार देखना है, उनकी पीडीएफ को सोल्व करना, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, करेक्ट है? अब आ जाओ बेटा, बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर जी फिर तो टाइम ही इसको हम कह देते हैं, टेंस को हम टाइम कह देते हैं। अब दिमाग में ये भी तो सवाल आएगा कि क्या सर टाइम और टेंस में कोई फर्क होता है? मैं कहूंगा भाई फर्क तो होता है। अगर तुम समझने के लिए तैयार हो तो मैं इसका फर्क आपको समझाना चाहूंगा कि टाइम और टेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है, कहो तो बताऊं? हाँ है ना? जल्दी से बताओ बेटा। तो टाइम और टेंस में एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा फर्क होता है दोस्तों, ठीक है ना? टाइम और टेंस में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फर्क होता है दोस्तों, और इन दोनों के बीच के ना फर्क को पहले हम लोग आपके साथ समझने का काम करेंगे। देखिए बच्चों, जब टाइम की हम बात करते हैं तो टाइम कहलाता है अपने आप में समय। अब आप ये सोचेंगे सर जी समय का मतलब क्या हमें समझना चाहिए, ठीक है ना? समय का मतलब हमें क्या समझना चाहिए, ठीक है ना? अरे वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना जी? जब हम बात कर रहे हैं बेटा टेंस की, तो टेंस को समझने से पहले हम एक बार टाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ये हमारे लिए सारी आगे की बात को ना बहुत आसान बना देता है, ठीक है ना? अब दोस्तों हमें समझ में आती है बात कि जी टाइम हम किसे कहते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम एक ऐसी खूबसूरत सी चीज है जो कि अपने आप में यूनिवर्सल फिनोमेनन है। ये अपने आप में क्या है? यूनिवर्सल फिनोमेनन है। यूनिवर्सल फिनोमेनन का मतलब हम कहना चाहें तो यूनिवर्सल अपने आप में एक प्रोसेस है।
जो समय है ना मेरे दोस्तों, समय एक ऐसी प्यारी खूबसूरत घटना है जो हर जगह पर हर समय कहीं ना कहीं चल ही रहा है। अरे हाँ, है ना। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैंने कहा जो हर जगह हर समय कहीं ना कोई चीज चल ही रही है, उसी चीज को हम समय कहते हैं। अब आप कहोगे सर नहीं समझ आया। मैं अगर आपको इस समय के बारे में बात कहूं ना, तो समय अपने आप में केवल तभी हमें पता चलता है जब हम किसी परिवर्तन की अवस्था को बताना चाहें। मैंने क्या कहा? परिवर्तन की अवस्था को बताना चाहें या परिवर्तन का होना बताना चाहें, ठीक है ना जी। या तो परिवर्तन की अपनी एक अवस्था हमें पता चलती है या फिर परिवर्तन का होना हमें पता चलता है। इस पूरी की पूरी दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। आप जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, बहुत सारी गाड़ियां इधर से इधर जा रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां इधर से इधर आ रही हैं। हवा चल रही है, धूप खिली हुई है, ऊपर से हो सकता है कहीं बारिश हो रही है, कहीं हो सकता है ठंड पड़ रही है, कहीं आपको पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर चीजें हर जगह कहीं ना कहीं हो रही हैं। अब मान लो दोस्तों, ये रख दिया मैंने मार्कर, ठीक है ना। अब अगर मान लो हमारे सामने आपकी क्लास में मैं अगर आपके सामने चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो क्या कोई परिवर्तन होगा? क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा? आप भी जरा मुझे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। एक बार ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर आप सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं अपने घर पर और मैं यहाँ पर हूं, तो क्या कोई परिवर्तन होगा? चलो सोचे देखें। 1 घंटे तक बस यूं ही एक दूसरे को हम देखते रहेंगे, क्या हमारे अंदर कोई परिवर्तन होगा? यस या नो में आंसर दीजिएगा प्लीज। चलो बताओ, तो क्या हमारे अंदर कोई चेंजेस होंगे? आप कहेंगे हाँ सर, चेंजेस तो हमारे अंदर होंगे। हमें भूख तो लगनी शुरू होगी ही, अरे हाँ है ना। बैठे बैठे हमें प्यास तो लगेगी ही, अरे हाँ है ना। बैठे बैठे हमें किसी की याद तो आएगी ही। तो कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे अंदर ही अंदर हमारे होते रहेंगे, जो हमें दिखाई कहीं नहीं देने वाले, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर होंगे। अरे हाँ है ना। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा, सर हम सांस भी तो लेंगे। अरे हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट इट, है ना। यानी कि हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो हमें दिखाई दे, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे। अरे बोलो हाँ है ना। गॉट इट, ठीक है। तो हमारी बात ये समझ में आ गई बच्चों कि परिवर्तन जो हमारे सामने कहीं पर भी होता है, उसकी स्टेट, मैंने क्या कहा? स्टेट, या फिर क्या कहा? उसका एक्शन, है ना। क्या कहा? उसका स्टेट या फिर एक्शन जो हो रहा है, उस चेंजेस को ही हम टाइम के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। अब इस बात को ना एक काम करते, थोड़ा और खूबसूरत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर एक्सप्लेन हम करने की कोशिश करें तो हम इसी को स्टेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाउ डू यू डिफाइन टाइम? डिफाइन टाइम, यू विल से टाइम इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। टाइम एक ऐसी चीज है जो हर जगह कुछ ना कुछ रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवर्तन को बताती है, किसी अवस्था को बताती है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? दिस इज समथिंग यू कॉल स्टेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं आप इसे? स्टेट ऑफ चेंज। अरे हाँ है ना, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे बेटे, यहां से हम लोगों को समझने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज को लाना होगा। और याद रखना, जो अब खूबसूरत चीज आपके सामने आ रही है, ये चीज बहुत दूर तक हमारी मदद करने वाली है ना। इस खूबसूरत सी चीज का नाम क्या है बेटा? आज मैं इसका नाम आपको बताऊंगा और बार बार आपसे पूछूंगा, आप इसका नाम मुझे जरूर बार बार बताते रहेंगे, ठीक है बेटा। इस खूबसूरत सी चीज का जो नाम है ना बेटा, इस खूबसूरत सी चीज का नाम है टाइमलाइन। क्या है इस खूबसूरत सी चीज का नाम? जरा गौर से देखिएगा। इसे हम लोग कहते हैं टाइमलाइन। व्हाट डू यू कॉल इट? इसे हम कहते हैं टाइमलाइन, है ना। जब टाइमलाइन की हम बात करते हैं तो टाइमलाइन को ही हम हिंदी में कहते हैं क्या चीज? समय रेखा। टाइमलाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? समय रेखा। यानी कि एक ऐसी रेखा जो समय के होने की बात हमें बताती है। अब दोस्तों, समय होता कितनी जगह पर है ना। ठीक है, समय होता कितनी तरह का है? अब ध्यान इस पर दीजिएगा बेटा। समय होता कितनी तरह का है? देखो बाबू, सबसे पहले आप सभी के सामने मैं खड़ा हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं, यानी कि ये जो समय है हमारे सामने कौन सा हो गया भाई? प्रेजेंट हो गया। ये हमारे सामने कौन सा हो गया बेटा?
हमारे सामने क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। विवेक बेटा पहले दिन की क्लास जाकर देखो, उसमें सारी की सारी चीजें बताई हैं, कौन सी चीज कैसे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है बेटा। और चलती क्लास में जब गुरुजी आपको पढ़ा रहे हो ना, तो आपका पूरा ध्यान पढ़ने और समझने में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक ही कमेंट अगर बार बार लिखते चले जाओगे ना, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, और जो यहाँ सीरियस होके पढ़ रहे ना बच्चे, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब सारा खेला खराब हो जाएगा, ठीक है। और आप भी नहीं चाहते क्लास डिस्टर्ब हो, है ना बेटा। तो बाबू जिस बच्चे का कोई भी परेशानी है, डाउट है, पहले दिन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सब कुछ आपको बताया है, पहले दिन की क्लास में सब कुछ बताया, ठीक है बेटा। अब आप पढ़ लीजिए प्लीज, आ जाओ, ठीक है। तो भाई हमारे सामने ये जो आपके सामने है, ये सारा क्या है, आप कहोगे गुरुजी प्रेजेंट है। और भाई साहब यहीं से अगर मैं पीछे आने की कोशिश करूंगा, तो आप कहोगे सर जी ये सारी की सारी बात किसकी तरफ लेकर जा रहा है, पास्ट की तरफ। अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। ये क्या हो गया बेटा, पास्ट हो गया, ठीक है। संजीव भाई कह रहे हैं आप अननेसेसरी कमेंट नहीं रीड कीजिए, ठीक है भाई, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, मैं अननेसेसरी कमेंट बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल इग्नोर करूंगा। अब एक बीमारी पता है क्या है, कुछ बच्चे ना इतने बेचैन हो जाते हैं, वो एक ही कमेंट हजारों बार लिख देते हैं, उस वजह से मैं परेशान होता हूं। बाकी अब से मैं फालतू फिजूल कमेंट पर अवॉइड करूंगा, ठीक है बेटा। हाँ है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा, आगे की बात, ठीक। अब हम प्रेजेंट से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आगे जो भी हमारे सामने आ गया, तो आप कहेंगे सर जी ये हो गया हमारा फ्यूचर। और फ्यूचर को ही हम किस नाम से जानते हैं बेटा, भविष्य के नाम से जानते हैं। अरे हाँ है ना। यानी कि जो समय है ना हमारे पास, ये जो समय है, ये समय हमारे सामने दोनों तरफ, जो एक तो बीत गया वो पास्ट हुआ, और जो आ रहा है वो फ्यूचर है। और इन्हीं के बीच में कौन खड़ा है, मैं समय हूं। कौन है दोस्त, मैं समय हूं। आप सभी की जिंदगी में परिवर्तन को देख रहा हूं, है ना। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, ये हमारे सामने हो गया क्या चीज, परिवर्तन की अवस्था। करेक्ट है भाई, है ना। अब यहां से मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बड़े ध्यान से मुझे सोचकर बताइएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अभी हमारी घड़ी में जो समय है, वो समय है 9:45। अभी हमारी घड़ी में जो समय है भाई, 9:45 है। अगर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं, जरा मुझे ये बताओ कि आज सुबह के 7 बजे आप क्या कर रहे थे। चलो चलो सारे बच्चे मुझे आंसर दीजिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं आज सुबह 7 बजे आ गया सभी को याद महाभारत का डायलॉग, है भाई। तो अब एक बार मुझे ये बताओ मेरे छुटकू भाइयों, कि आपके हिसाब से सुबह 7 बजे आप क्या कर रहे थे, कैसे थे। चलो चलो फटाफट से। एक भाई ने कहा सर सो रहे थे, हैं जी। एक बच्चे ने कहा मैं पूरा लिख देता हूँ, सो रहे थे। एक बच्चे ने कहा सर मैं ब्रेकफास्ट ले रहा था, ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा जी मैं जो है वो स्टडी कर रहा था, है ना। देखो देखो कौन क्या, एक बच्चा कह रहा था जी सो रहे थे, सोने वाली बात लिख दी है ना। एक बच्चा कह रहा है रनिंग कर रहा था, ये तो बहुत अच्छा कर रहे थे भाई। रनिंग करने वाले भाई आप मेरे दिल के नजदीक आके बैठना, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी सुबह उठकर रनिंग करता हूँ, पार्क में जॉगिंग करता हूँ, आप और मैं सेम सेम, यू आर माई ब्रदर, ठीक है भाई। एक भाई कह रहा है खेत पे गया था, ये बहुत अच्छी बात है विनीत भाई, ठीक है ना। यानी कि आप घर का काम कर रहे थे। कोई और भाई कुछ बताएगा मुझे जरा फटाफट से। एक भाई यार कबूतर को दाना डाल रहा था, ये भी अच्छी बात है ना। यानी कि चलो ये भाई कबूतर की बात कर रहा है, तो इधर एक काम करता हूँ मैं कबूतर बना देता हूँ, ढींका चिक्का ये कबूतर बना दिया भाई। बचपन में कबूतर बनाना सीखा था मैंने, अब मैंने अच्छा बना दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, कोई भाई कह रहा पानी पढ़ रहे, कोई कह रहा था पढ़ रहे थे, कोई कह रहे थे सर नहा रहे थे। तो ये सारी की सारी बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना विजेंद्र भाई, तो आप कहेंगे सर जी ये सारे के सारे हमारे सामने दो ही चीजें बताते हैं इस पॉइंट पर। क्या बताते हैं, दो ही चीजें बताते हैं। आप जब इस 7 बजे की बात को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो दो ही चीजें आप बता पाओगे। या तो आप कोई ना कोई एक्शन बताओगे, क्या बताओगे, कोई ना कोई एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे थे। अरे बोलो हाँ। या फिर आप बताएंगे क्या चीज, अपनी अवस्था के बारे में। अवस्था का मतलब क्या होता है, डूइंग का मतलब हमें जब हम कोई काम कर रहे हैं, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप उधर से कमेंट कर रहे हैं, हाँ है ना। आप उधर से कुछ लिख रहे हैं, मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ, ये सब क्या है, एक्शन है। अरे हाँ है ना। अब एक भाई कह रहा था सर जी मैं तो सो रहा था, तो सोने में तो कोई एक्शन नहीं, आप बेहोश पड़े हैं। अरे हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं?
करेक्ट होगी बात। तो ये जो भी एक्शन है ये क्या है, आपकी अवस्था है। अब अवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। अब अगर मैं आपसे पूछूं पिछली क्लास की एक बात, तो क्या आप मुझे बता देंगे खूबसूरती से कि एक्शन को या स्टेट को बताने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है? क्या आप मुझे बता देंगे मेरे बच्चों? जल्दी से बताना बेटा, जल्दी से बताओ। अरे किसने पहले बताया सर? राजवीर, देवेंद्र, दिव्या, अलीजा, परवीन, कमाल है यार, तुम तो सवाल पूछते ही जवाब देते हो भाई। ये बात तो भैया बहुत गलत हो गई है कि नहीं? तो आप हमें यहां समझा रहे हैं क्या चीज, कि सर एक्शन और स्टेट को बताने वाला एक खूबसूरत सा शब्द हमें याद है, आपने हमें पिछली क्लास में बताया था, और वो शब्द होता है वर्ब। अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने पकड़ लिया इसको एक बार देखते ही, है ना? तो इसका मतलब हमें यहां से क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि सर अगर समय पर, ध्यान से सुनना, अगर इस समय रेखा पर मैं किसी बिंदु को लगाकर आपसे ये पूछूं कि इस समय आप क्या काम कर रहे थे, एक्शन या आपकी अवस्था क्या थी, तो एक्शन या अवस्था को बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की, है ना? और वर्ब के जरिए जब हम किसी काम के होने या काम को करने के बारे में बताते हैं समय के अनुसार, तो वो चीज क्या बन जाती है? टेंस बन जाती है। वो चीज क्या बन जाती है? टेंस बन जाती है। अरे हाँ, है ना? तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आ गया भाई? इसका मतलब हमें समझ में आ गया, इस बिंदु के अनुसार हम यहां पर अब क्या कहने की कोशिश करेंगे कि वर्ब की एक फॉर्म हमें चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वर्ब की एक फॉर्म चाहिए, यानी कि इसी को हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्या बताएगी किसी एक्शन के करने के बारे में या किसी चीज के होने के बारे में। और अगर इसी पर हम टाइम की, ये देखो टाइम का ही तो बिंदु है, ये टाइम लाइन पर ही तो है ना, है ना भाई? अगर हम टाइम पर इसको किसी चीज के साथ पॉइंट कर देते हैं, तो ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर आपस में क्या बना देती हैं भाई? आप कहेंगे सर जी टेंस बना देती हैं। क्या बना देती हैं सर जी? आप कहेंगे सर जी टेंस बना देती है। बात समझ में आई? सारे बच्चे कमेंट में एक बार इस पॉइंट को लिखकर दिखाएं, जल्दी लिखकर दिखाएं। गीता बेटा, आप भगवान जाने कौन सी जगह के आंसर लिए बेस लिख रही है। अरे गीता मेरे बच्चे, आप ना इसीलिए डाउट पैदा करते हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि सर जी क्या बोल रहे हैं। आप मुझे ध्यान से सुनो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, आप उस पर दिमाग लिख लो। ठीक है बेटा? हाँ है ना? ठीक है भाई, करेक्ट है। अब हमें क्या समझ में आया मेरे दोस्तों? हमें ये चीज समझ में आई, हमें ये प्यारी सी बात समझ में आई। क्या? अगर वर्ब की किसी भी एक फॉर्म के साथ हम टाइम बताने वाले शब्दों को आपस में जोड़ दें, तो ये दोनों के दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या चीज? टेंस। क्या बन जाते हैं? टेंस बन जाते हैं। अरे भाई हाँ के ना? यहां से हमें क्या समझ में आया कि टाइम अपने आप में तीन हिस्सों में बंटता है। जो हमारे सामने है वो हमें दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट है। सर यहां से रिवर्स में चले जाओ, पास्ट, पास्ट भी हमारे सामने क्या है? इनफाइनाइट है। सर हमारे सामने पास्ट को हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि कितना पुराना हमारा इतिहास है। ठीक है ना जी? हमारे पास ज्यादा इतिहास नहीं, हमारे पास हो सकता है कुछ करोड़ों अरबों साल का ही इतिहास हो, लेकिन ये मानव सभ्यता से बहुत पहले से समय चला आ रहा है। बोलो हाँ। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं बेटा फ्यूचर कहां जा रहा है, तो आप कहोगे सर फ्यूचर भी अपने आप में इनफाइनाइट है। फ्यूचर पता नहीं कितने समय तक, हम कहां तक, क्या 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 इस धरती पर होगा। हो सकता है ये धरती एक दिन खत्म भी हो जाए, लेकिन समय कभी खत्म नहीं होने वाला। समय अपने आप में बहुत बड़ा आलम है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अरे हाँ है ना? समय तो पास्ट की तरफ बहुत सारा है, प्रेजेंट हमारे सामने है, और भविष्य तो भाई साहब हमारे सामने अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं कहां तक जाएगा। करेक्ट है भाई। अब हमारी समझ में यह आया कि अगर इस पूरी की पूरी टाइम लाइन पर छोटा सा बिंदु लगाकर अगर मैं आपसे यहां किसी एक्शन या किसी भी स्टेट के बारे में पूछूं, तो समय रेखा पर, टाइम लाइन पर कहीं पर भी आप अगर पॉइंट आउट करते हैं, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है वर्ब की। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वर्ब से ही आप एक्शन, वर्ब से ही आप अपनी अवस्था बताते हैं। तो मेरे बच्चों, हम लोगों को वर्ब के साथ अगर किसी भी टाइम को पॉइंट करके बताते हैं, तो क्या चीज पैदा हो जाती है? टेंस पैदा हो जाती है। क्या यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई? अरे बोलो हाँ या ना? अरे प्यार से बोलो जरा हाँ या ना? ठीक है। अब ये वाली प्यार बात अगर हमें समझ में आ गई है, तो हम लोगों को यहां से एक प्यारा सा कंक्लूजन आप लोगों की मदद से बताना है। आप मुझे ये बताओ बेटा कि टाइम बड़ा है टेंस से,
या फिर मैं कहूं टाइम छोटा है टेंस से, या टाइम की बात कह लो गुरुजी, या टेंस की बात कह लो, ये दोनों एक ही हैं? आप मुझे बताओ फटाफट से। अब आपकी कॉमन सेंस पता चलेगी। ठीक है विवेक भाई, वो कैब लिखते रहोगे ना तो यहां से सारी चीजें खिसक जाएगी। ठीक है, और समझदार आदमी है वो इंसान जिसका पूरा फोकस होता है क्लास में। आप जो इधर उधर की बातें करने लग जाते हो ना, ठीक है, हाँ जी, आप जो इधर उधर की बातें करने लग जाते हो, यही वो बच्चे हैं जो बाद में बड़े परेशान होते हैं। क्लास पे दिमाग लगाओ, हर चीज जो क्लास में पढ़ाई जा रही। विवेक भाई आंसर दो मुझे फटाफट से। तो आप कहोगे गुरुजी इतनी मुश्किल बात थोड़ी थी जितना आपने हमें डराया। अब आपने हमें अच्छे से बता दिया, हम बता देंगे। टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज नहीं है। ठीक है सर, हमें ये समझ में आया कि टाइम तो इतना बड़ा फैला हुआ है, ये तो अपने आप में एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है, और ये एक ऐसा प्रोसेस जो कभी खत्म नहीं। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। ये चुन्नू सा बिंदु आपने क्या लगा दिया, इसी की वजह से टेंस आ गया। क्यों? क्योंकि इसी में वर्ब की फॉर्म जुड़ गई। तो गुरुजी ये वाली बात भी गड़बड़ होगी, टेंस तो छुटकू सा है गुरुजी, तो क्या कह देना सही होगा? टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है ना? करेक्ट है, टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है। उसके छोटे से बिंदु पर अगर हम किसी भी काम के होने, काम के करने के बारे में बताएं वर्ब की फॉर्म से, तो वो टेंस बन जाता है। बात अपनी जगह समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। एक भाई पूछ रहा है टाइम टेंस इज द सबसेट ऑफ टाइम। हाँ हम ऐसा कह सकते हैं, पर इसको गणित की भाषा में नहीं लेकर जाना। लाल गाड़ी निकालो जो गणित घुसेट रहा है इंग्लिश में। ठीक है, उतना समझो बेटा जितना हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल के परेशान हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ है ना। शुभम भाई कह रहे हैं समय बड़ा बलवान है। ठीक कह रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मेरे बच्चों अब आप लोगों के सामने ना टेंस की एक प्यारी सी खूबसूरत सी डेफिनेशन बना दूं तो आपको बहुत मजा आएगा। सभी बच्चों को लिखनी पड़ेगी इसकी डेफिनेशन, मेरे साथ साथ लिखने के लिए तैयार है? हाँ भाई शिकारियों, लिखने के लिए तैयार है? आ जाओ फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो 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 फटाफट से। टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है ना, टेंस एक्चुअल में होता क्या है? टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड, टेंस कैन बी डिस्क्राइब, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। एज द फॉर्म ऑफ वर्ब, एक बार सारे बच्चे कमेंट में डेफिनेशन को लिखेंगे। कमेंट में नहीं, अगर आपके पास पेन पेपर रजिस्टर है तो आप उसमें भी साथ साथ लिखकर दिखा सकते हैं। टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है ना जी, द फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेंशन एन एक्शन और स्टेट in relation to present, past और फ्यूचर। मेरे बच्चों एक बार इसको ध्यान से पढ़कर देखो फटाफट से, फिर हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थोड़ा और डेफिनेशन को अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, शाबाश। पहले एक बार इसको लिखकर दिखाओ, फिर मैं आप लोगों को इसकी इस परिभाषा को समझाऊंगा ये क्या कहना चाहती है। लिखकर एक बार मुझे यस सर बताइएगा, फिर इसकी परिभाषा को मैं समझाऊंगा। चलो बेटा, कोई बात नहीं बेटा मयंक, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा आप। ठीक है, शाबाश। अब देखो मेरे बच्चों, टेंस का मतलब हमने इसीलिए हिंदी में क्या कहा, काल। काल का मतलब हमें क्या समझ में आता है? टेंस को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? कैन बी डिस्क्राइब्ड,
कैसे व्याख्या? जैसे कि ये एक वर्ब की अपने आप में फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की अपने आप में फॉर्म है जो बताती है किसके बारे में? किसी भी एक्शन के, किसी भी कार्य के, किसी भी पोजेशन के। पोजेशन का मतलब अधिकार हो सकता है, किसी संबंध के बारे में बताए, किसी काम जो खुद ब खुद हो रहे हैं उसके बारे में बताएं, या फिर किसी की अवस्था को बताने का काम करें। किसके किसके रिलेशन में? आप कहेंगे या तो प्रेजेंट में ये काम हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, या फ्यूचर में हो रहे हैं। अरे प्यार से बोलो जरा हाँ। ठीक है जी, ये बात हमारी समझ में आ गई। आप अगर इसी बात को मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से मेरे साथ बिल्कुल प्यारे से शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं, देखो वही प्यारी सी बात हमें ये समझ में आती है। फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या लिखा मेरे बच्चे? वर्ब की फॉर्म है ना, वर्ब का अपना अलग अलग रूप। अभी वर्ब के रूप भी मैं समझाऊंगा कैसे होते हैं। वर्ब के रूप के साथ अगर हम समय बताने का काम करें तो ये दोनों चीजें आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं, किस चीज को बनाती हैं? व्हाट डू दे फॉर्म? यू विल से इट फॉर्म्स अ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड टेंस। करेक्ट है? हाँ कि ना? यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई? जरा प्यार से यस सर बोल दीजिएगा दोस्तों। फाइन, करेक्ट हो गया। चलो जी, अब मेरे बच्चों इसी कहानी को थोड़ा और खूबसूरती से समझते हैं। देखो मैं आपके सामने ना एक चीज बनाऊंगा, आप मुझे ना ये बताना कि ये मैंने क्या बना दिया। बताना भाई, ये मैंने क्या बना दिया। ये कुछ देखा देखा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इसका नाम मैंने बताया था। देखना मेरे बच्चे, ये क्या चीज मैंने बना दी। अरे वाह, सबसे पहले पूजा ने जवाब दिया। नाइस मेरे बेटा पूजा, बहुत बढ़िया। इसे हम कहते हैं क्या चीज? टाइमलाइन। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम क्या कहेंगे? जिसे हमने कभी नहीं देखा वो है अमिताभ बच्चन की रेखा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया, मुझे जबान फिसल गई। जिसे हमने कभी नहीं देखा उसे हम कहते हैं समय रेखा। ठीक है ना? एक ऐसी चीज जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। नोबडी हैज सीन दिस थिंग बट दिस इज समथिंग दैट यू बिलीव दैट देयर इज समथिंग यू कॉल टाइमलाइन। यू गॉट माय पॉइंट? है ना? तो इसे हम कहते हैं क्या भाई शुभम पाठक? इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। ठीक है ना? इसे किसी ने देखा नहीं है। अरे हाँ, है ना? जब देखा ही नहीं है तो इसे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? आप कहेंगे सिर्फ हमें इसको महसूस करना है। ठीक है जी, हाँ है ना? ओके, अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर टाइम को समझने की कोशिश करते हैं तो नटखट बच्चों टाइम के अपने कुछ फ्रेम हैं। धीरे धीरे समझते चलेंगे सारी बात को, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना? टाइम के अपने छोटे छोटे फ्रेम हैं। कैसे छोटे छोटे फ्रेम हैं इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही प्यार से दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना जी? इसको समझने का जो सबसे पहला फ्रेम है वो कौन सा है भाई? सबसे पहला फ्रेम हमें समझ में आता है जिसे हम क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। रिलेट करते हैं किसके साथ? प्रेजेंट के साथ। अरे बताओ जरा, रिलेट किसके साथ करते हैं? प्रेजेंट के साथ। अच्छा, मैं आप लोगों से, दीक्षा आप साथ साथ नोटबुक में लिखना चाहें लिख सकते हैं बेटा। अब आप इस लेवल से आ जाओ। अब आप लोगों को जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा? ये आप पूछा मत करो, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो, तो क्लास में जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है ये आपके नोट्स में लिखना है। ठीक है? हाँ, अब स्कूल से अब बाहर आ जाओ। स्कूल में कहती थी ना जिससे मैडम ऐसे साड़ी खींच के कहती थी सभी बच्चे अब इसको लिखेंगे, तब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लिखना शुरू करते थे। अब मैं साड़ी तो नहीं पहन के आऊंगा क्लास में, है ना? तो साड़ी हटा दी भाई मैंने, अब आपको जो लिखना है बोर्ड पर लिखा है वो सारा लिखना है। करेक्ट है ना? अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड लेडास, बड़े प्यार से समझना। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने आपको कहा 6 AM, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? चलो सारी फटाफट फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? जल्दी बताओ। तो कुछ बच्चों ने इसे पास्ट कह दिया, कुछ बच्चों ने इसे फ्यूचर कह दिया, और कुछ बच्चों ने इसे प्रेजेंट कह दिया, और जिन्होंने कुछ नहीं कहा उनके लिए बोलो तारा रारा। ठीक है? देखो ध्यान से समझना मेरे बेटे, अगर मैं आप लोगों को ध्यान से एक चीज समझाऊं तो सबसे पहले समय रेखा हमें तभी समझ में आती है जब हम आपके सामने प्रेजेंट पर इशारा कर दें। तो प्रेजेंट है कहा, आपने घड़ी देखी और आपने कहा अरे गुरुजी 10 बज गए, क्या बात कर रहे हो गुरुजी 10 बज गए। अरे हाँ है ना? क्या बात कर, 10 बज गए गुरुजी, बात सही है, हाँ है ना?
अब मेरे बच्चों, मैं इस लिखे हुए प्रेजेंट से रिलेट करूं तो आप कहोगे सर जी सुबह भी 6 बजे थे। अरे हाँ, है ना। जो आज सुबह के 6 बजकर जा चुके हैं, जिस समय हो सकता है आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे, आप कबूतर छेड़ रहे, सॉरी सॉरी, कबूतर नहीं छेड़ रहे थे, कबूतरी छेड़ रहे थे, ठीक है भाई। तो आप कहोगे गुरुजी अगर मैं इसे प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे ये किस तरफ इशारा करता नजर आया, पास्ट की तरफ इशारा करता नजर आया। अगर गुरुजी मैं इसी से थोड़ा आगे चलूं तो मुझे ये भी तो पता है जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा आने वाला कल है वो कल कहां छिपा है। आप कहोगे सर जी उस हिसाब से अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो कल जो हमारे पास आएगा, आज कौन सा दिन है जल्दी से बताइए, आज कौन सा दिन है, हमारी घड़ी कहाँ है, घड़ी हाथ में होती है उधर नहीं होती है, लल्लू कहाँ देख रहा है बे। तो भाई हमारी घड़ी कौन सी हो गई भाई, हमारी घड़ी कह रही है आज वेंसडे है ना। कल कौन सा होगा, आप कहेंगे सर जी कल थर्सडे होगा। तो गुरुजी आपने कहा थर्सडे, तो हमें ये समझ में आया कि जब तक हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, बात समझ रहे हैं, जब तक हमारे पास, एक भाई कह रहा है सर अगर कल तक मर गए तो, नहीं आप नहीं मरेंगे, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा बोलो बेटा, बुरा नहीं बोलना चाहिए कभी, ठीक है मेरे बच्चे। तो आप ये चीज अच्छे से समझ में आ गया कि सर हम टेंस की बात को केवल तब समझ पाते हैं जब हम उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, किससे, प्रेजेंट से। अगर बाबू यहां से प्रेजेंट ही गायब कर दिया जाए तो ना तो आपको पास्ट पता और ना ही आपको फ्यूचर पता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सारे बच्चे, यस सर बताएंगे कहकर। अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट को आप यहां से हटा दें तो ना तो पास्ट की जानकारी पता चले और ना ही प्रेजेंट की पता चले और ना ही फ्यूचर की बात चले। बोलो हाँ, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या चीज समझते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करना सीखते हैं। फिर मेरे बच्चों दूसरी बात हमें समझ में आती है, क्या दूसरी बात हमें समझ में आती है कि टाइम फ्रेम अगर हम समझने का काम करते हैं तो छुटकू भाई टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, टाइम फ्रेम काम कर रहा होता है जब हम किसी चीज की ड्यूरेशन बताने का काम करें। क्या बताने का काम करें, ड्यूरेशन बताने का काम करें। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बड़े ध्यान से सोचकर बताना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना जी। ध्यान से सोचकर बताना, मोदी जी को कितने वर्ष हो गए प्रधानमंत्री बने। मैं आपको ये कहना चाहता हूं देवेंद्र, अगर बेटा प्रेजेंट नहीं है ना तो ना तो आप पास्ट को बता पाओगे ना फ्यूचर को बता पाओगे। तो आपको अगर टेंस रिलेट करना है ना तो प्रेजेंट होना जरूर चाहिए दिमाग में। अगर प्रेजेंट दिमाग में नहीं है तो ना तो पास्ट और ना ही फ्यूचर। हाँ जी, मोदी साहब को कितने वर्ष हो गए भाई, हिसाब किताब ठीक लगाओ भाई। हैं जी, तो कोई 10 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, भगवान जाने क्या हिसाब किताब है। एक सीधा सीधा जुगाड़ हमें समझ में आया, एक सीधा सीधा जुगाड़ हमें समझ में आया कि अगर हम कहने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आया कि कुल मिलाकर भाई 11 वर्ष तो हो चुके हैं, ठीक है ना जी, 11 वर्ष तो हो चुके हैं। अगर हम थोड़ा जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ठीक है, लगभग लगभग हमारे पास 11 वर्ष हो चुके हैं। तो ये जो 11 वर्ष मैंने बताने का काम किया, ये क्या है, आप कहोगे सर जी ड्यूरेशन है, जिसके अंदर हम समय को गिनकर बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करके बताने का काम करते हैं, कैलकुलेटेड टाइम बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिसमें समय को गिनकर हमने बता दिया, ठीक है ना। आप किसी भी इंसान को जाकर उदाहरण की तरह से कह सकते हैं 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिन या तो तुम मेरे पैसे दे दो वरना 3 दिन के बाद मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। ताड़ तिल है, हाँ है ना। तो ये क्या हुआ, 3 दिन, 3 रात, है ना, 10 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, ये सब क्या है, आप कहेंगे सर जी ड्यूरेशन है। क्या हो गई गीता मेरे बेटा, ड्यूरेशन हो गई, हाँ है ना। ठीक है भाई। फिर एक तीसरी बात हमारे पास आती है, क्या चीज, जिसके अंदर मेरे बेटे हम लोग ड्यूरेशन तो बताते ही हैं और ड्यूरेशन के साथ हम लोग रिलेट करना भी सिखाते हैं। यानी कि इसके अंदर दोनों की दोनों चीजें हमने क्या कर दी, मिक्स कर दी। अब मैं इनके उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझना। अब मैं इनके उदाहरण आप सभी के सामने लिख रहा हूं। सर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो मैंने जैसे उदाहरण लिखा, क्या चीज, 6 AM, मैंने आपके लिए लिखा 27 जनवरी,
करे। अरे हाँ है ना, ये स्पेसिफिक डे, आपका बर्थडे जो भी है, आपकी शादी की तारीख लिख रहा हूँ भाई साहब, आपकी शादी की तारीख लिख रहा हूँ भाई साहब 30 मार्च, ठीक है, अगले साल 30 मार्च, कन्या को बुलाइए, स्वाहा, आहा, ओहो, सेट है भाई। ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम हमारे सामने है। ड्यूरेशन बताने का काम कर दिया मैंने, जैसे आपके सामने कहा 3 आवर्स, मैंने कहा 2 डेज, ठीक है ना, है ना। मैंने आपके सामने क्या कहा, मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्षों के लिए। अरे प्यार से बोलो जरा, हाँ हाँ स्वाहा। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आप लोगों के सामने ये बात कहने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने कहा 6 PM ऑन संडे, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब क्या समझ में आया। बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से एक एक चीज समझो। आप किसी लल्लू फल्लू क्लास में नहीं, अब तक तो टेंस पता नहीं कहां तक पहुंचा देता वो गुरुदेव, है ना। यहाँ एक एक चीज को समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल। जिन बच्चों ने पहली बार इंग्लिश हमें समझानी है, उनका हमें ध्यान ज्यादा रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है बेटा, फाइन। अब दोस्त ध्यान से देख के बताएंगे, आप कहेंगे सर जी यहाँ ना आपने एक बहुत खूबसूरत मिक्सिंग कर दी, बैठ के बताऊंगा भाई। देखो, अगर मैं खाली संडे कहता तो ये अपने आप में वेंसडे से रिलेट हो गया, अरे हाँ है ना। अब संडे के दिन की बात कही गई और 6 PM, हाँ है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ 6 PM तो सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, अरे हाँ है ना। संडे के अंदर हमने जब ध्यान से देखा तो संडे के अंदर हमें पता चले हैं 24 घंटे थे। कितने थे, 24 घंटे थे। तो 24 घंटे में से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, तो ये 24 घंटे अपने आप में क्या हो गया, आप कहेंगे सर जी ड्यूरेशन हो गया। आप कहेंगे क्या हो गया सर जी, ड्यूरेशन हो गया। बात कुछ समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो भाई, हाँ है ना। ठीक है बेटा, बाबू जो वोकैब सिलेक्शन बैच की आपकी क्लासेस है ना, वो आप लोगों को जो यूट्यूब पे मैंने कराई हुई है वही आप लोगों की क्लासेस हैं। जितनी क्लासेस आपको कराई गई हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है बेटा। उसके अलावा लगभग लगभग 15 दिन में मैं आपको एक एक क्लासेस इकट्ठी करके दूंगा, जिसमें टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लिए मैं दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो वोकैबलरी के लिए अगर आप ये कहते हैं सर आप हमें लाइव पढ़ाओ, तो बेटा दिमाग में एक चीज बैठाओ, जितने भी हमारे अब जैसे मान लो 2022 के पेपर जितने भी थे, हमने उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा असेंबल किया, आपको पढ़ा दिया। 23 के जितने क्वेश्चन से इकट्ठा किया, आपको पढ़ा दिया। तो बाबू वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत अच्छा है। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, तो उस समय हम खरीदा करते थे, किताब होती थी 10 ईयर, उसका नाम होता था 10 ईयर, यानी कि वो 10 साल के सारे क्वेश्चन बैंक होते थे। वही काम हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी वोकेबलरी का कंटेंट तैयार करते रहते हैं जो आपको मिलता रहता है, ठीक है। वोकेबलरी को लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी की सारी जानकारी बेटा पहले दिन की क्लास में आपको बता दी गई है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है तो जरा प्यार से यस सर कह दीजिए भाई। यहां तक की बात अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो जरा प्यार से यस सर कह दीजिए भाई, ठीक है बच्चों। बेटा साथ साथ लिख लो रोहित, कोई बात नहीं। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो मेरे बच्चों, तो टेंस हमारे सामने जब काम कर रहा होता है तो उसको टाइम के फ्रेम में जब हम डालते हैं, टेंस को जब हम टाइम के ढांचे में डालते हैं, तो वो 3 तरह से हमारे सामने काम करता है। एक रिलेट करना, एक ड्यूरेशन बताना, और एक होता है ड्यूरेशन और रिलेट करने को आपस में जोड़ देना। ये भी बात समझ में आ गई। टेंस की डेफिनेशन हमने बिल्कुल स्मार्ट तरीके से समझी, वर्ब की किसी फॉर्म के जरिए टाइम को अगर हम जोड़ दें तो टेंस पैदा हो जाता है, ठीक है भाई। आगे चल लेते हैं मेरे बच्चों, अब टेंस को थोड़ा और गहराई पर उतारते हैं। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब टेंस को और गहराई पर उतारते हैं। धीरे धीरे देखना, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा टेंस का, धीरे धीरे बिल्कुल ना। आपको ऐसा लगेगा अरे यार बचपन से इस चीज को लेकर हम डर रहे थे, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं थी मेरे प्यारे गुरुदेव। आपने धीरे धीरे सारी चीजों का डर उतार दिया, प्यार से हर एक चीज को खोल दिया। अब तुम देखो, एक बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं बेटा। देखो मेरे बच्चों, जब टेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो टेंस की स्मार्ट डेफिनेशन बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट, possession, happening और डिग्री ऑफ एन एक्शन। डिग्री का मतलब क्या होता है, हद। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट। क्या कहते हैं,
लिमिट। ठीक है बाबू, इसको ध्यान से समझना। जब हम समय के अनुसार, ठीक है ना जी, जब हम समय के जो अनुसार हैं, ठीक है ना जी, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा होता है जब हम समय के अनुसार किसी काम के करने, किसी काम की अवस्था, किसी काम के होने, किसी चीज पर अधिकार, कोई ऐसा काम है जो खुद ब खुद हो रहा है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ बारिश हो रही है, ऐसा काम है जिसको कोई करता नहीं है। मैं कहूँ हवा बह रही है, अब हवा को कोई बैठ के इधर फूक फूक मार के थोड़ी चला रहा है, हवा तो खुद ब खुद बह रही है। अरे हाँ है ना। मैं कहूँ नदियां बह रही हैं, अरे हाँ है ना। मैं अगर कहूँ किसी का नाम लेकर रोहित मांझी किसी के प्यार में पड़ रहा है, उसके काबू में थोड़ी है प्यार में पड़ना, तो खुद ब खुद पड़ जाता है ना भाई। अलीजा परवीन भाई, आप मान लीजिए किसी की आशिकी में पागल हो रहे हैं, तो भाई साहब आपके हाथ में थोड़ी, अपने आप ही हो रहे हैं। फिर यहाँ लिखा है किसी काम का कुछ हद तक पूरा होना, ये भी बताता है हमें टेंस। सेट हो गया भाई, हाँ है ना, सेट हो गया। अब हम इस कहानी से थोड़ा आगे चलते हैं। देखो पूजा इतनी अच्छी बच्ची है, इसने पूरी डेफिनेशन कमेंट में लिखी। अप्रिशिएट, फिर से अप्रिशिएट, फिर से अप्रिशिएट। चलो काजू कतली खिलाओ सभी को। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा कहानी को समझते हैं भाई। फाइन। टेंस की इस प्यारी सी बात से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो टाइम के बारे में हमें क्या पता चला। टाइम हमें केवल तभी सबसे पहले पता चलेगा जब हमारे सामने हमें प्रेजेंट की जानकारी हो। किसकी जानकारी हो बेटा? जब हमें प्रेजेंट की जानकारी हो। और प्रेजेंट की जानकारी को बताने के लिए हम अधिकतर शब्दों के, अधिकतर वाक्यों के अंत में है, हैं या हूं ऐसे शब्दों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। बोलो हाँ। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गई बातचीत, हाँ है ना। अब थोड़ी सी बात को हम ध्यान से समझते हैं। और जब यही बात बीत जाएगी, यही बात बीत जाएगी, तो जो बात बीत जाएगी उसी को हम लोग किस में लेकर जाएंगे? पास्ट में। तो पास्ट अपनी जगह कहाँ आएगा? या तो वाक्य के अंत में था, थे, थी, ई, या आ, या ए, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे जब कोई बात पास्ट की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना। तो देखो, एक तो समय है जो हम देख रहे हैं, ये तो हमारे सामने प्रेजेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो हमारे सामने है ये प्रेजेंट है, करेक्ट है। और एक वक्त है जब ये बीत जाएगा, हम सब एक दूसरे की नजरों से बीत जाएंगे, पास्ट हो जाएगा, है ना। जब पास्ट हो जाएगा, आज याद करो जरा छठी क्लास में अपनी सारे दोस्तों के बारे में, याद करो अपने सिक्स क्लास के उन टीचर्स के बारे में, उन घटनाओं के बारे में। तो आप कहोगे सर जब हम छठी क्लास की बात करते हैं ना, तो छठी क्लास की बात हम सोचते हैं तो हमें बहुत सारी बातें याद आती है। अरे हम उस समय ये काम किया करते थे, तालाब में नंगे पंगे घूम लिया करते थे, याद है, पुरानी बातें याद आई। फिर अब हमारे सामने जो समय है वो हकीकत में या तो प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर मैं इस तीसरे की तरफ आपको लेकर जाऊं, तो ये तीसरा थोड़ा शैतान है। क्यों शैतान है? क्योंकि इसका नाम फ्यूचर भले ही है, इसका नाम फ्यूचर भले ही है, इसको जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसके अंत में हम गा गे गी बताने की कोशिश जरूर करते हैं। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? फ्यूचर हमें समझाने की कोशिश करता है ऐसे समय के बारे में जो कि हकीकत में है ही नहीं। देर इज नो सच टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ। देर इज नो सच टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। फ्यूचर नाम का तो कोई शब्द, अपने कोई समय है ही नहीं। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब फ्यूचर ग्रामेटिकली तो हम आपको पढ़ाएंगे, इस बात की घबराहट नहीं है, लेकिन हकीकत में फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। तो आप कहोगे सर फ्यूचर की जगह हम क्या करने वाले हैं, ये भी हमको बताओ। मेरे प्यारे बंदर बंदरिया, फ्यूचर को बताने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए हम अगर बात करें, तो फ्यूचर को बताने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी दो चीज इंपॉर्टेंट है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा हमारा मूड। मैंने क्या कहा? हमारा मूड। मूड का मतलब क्या होता है? हमारा मन। क्या कहा? हमारा मन। और हमारे मन की बात करने वाले जो शब्द होते हैं वही होते हैं क्या चीज? गा, गे या फिर गी। अरे हाँ है ना। आपने किसी, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करता हूं, ठीक है, मैं आपके सामने कहता हूं आज रात 10 बजे मैं मूवी देखने जाऊंगा। आप कहोगे सर ये तो आपका मूड है।
ठीक है ना जी। आज रात 10 बजे मैं मूवी देखने जाऊंगा, है ना, शायद ऐसा हो जाए क्लासेस लेके जैसे ही मैं घर जाऊं, जाते ही मैम की तबीयत खराब हुई हुई मिले मुझे, और हो सकता है मैं मतलब मूवी की जगह हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, है ना, मैं जानता ही नहीं इस बारे में, मूड पर डिपेंड करता है। अरे है ना, मैं अगर आपको कहूँ आज अगर रात को ठंड पड़ी ना बेटे पकोड़े खाऊंगा, है ना, हो सकता है मैं ही बुखार से परेशान हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, तो काहे के पकोड़े, बोलो तारा रा, है ना। तो आप कहोगे गुरुजी बात तो अपनी जगह सही कह रहे हो आप, है ना, ये भी बात समझ में आ रही है। तो मूड से फ्यूचर कैसे बताना है मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरी चीज क्या है, हमें प्रेजेंट के जरिए भी, प्रेजेंट के आधार पर भी हम फ्यूचर बताने का काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कहा कल शाम को मेरा भाई दिल्ली आ रहा है। मैंने आपके सामने वाक्य कहा कल शाम को मेरा भाई दिल्ली आ रहा है, ठीक है जी। एक भाई कह रहा आर यू मैरिड सर, प्लीज बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी शादी के बारे में पर्चे छपाऊंगा भाई? बताओ। मैं शादीशुदा हूं भाई, मेरी एक सुंदर सी बीवी है, ठीक है, चिंटू पिंटू की बात बाद में बताऊंगा, ठीक है। किरण कोल्हापुरी, बेटा हर एक चीज को मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता, ठीक है। आपको नहीं लिखना, इन चीजों को मत लिखो, बाकी बच्चों को लिखने दो, हर एक चीज को बेटा मैं लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, ओके। अब ध्यान से समझना, तो प्रेजेंट को अगर हम फ्यूचर बताने के लिए हम अगर कोशिश करें, तो इससे लिए हमने क्या कहा, रहा है, रही है, ठीक है जी, ऐसे शब्दों की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई, हाँ कि ना, बात समझ में आ गई, सेट हो गया। तो हमारे सामने ये चीज समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है जी। आप हमारे सामने ये अच्छे से बात समझ में आ गई कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं, या तो ये मूड से बताया जाता है या फिर ये प्रेजेंट के जरिए। जैसे मैंने आपको कहा, हाँ भाई, मैंने आपको कहा भाई 3 दिन बाद मैं कनाडा जा रहा हूं, तो 3 दिन बाद की बात बता किस में रहा हूं, प्रेजेंट में जा रहा हूं, गया तो नहीं ना। अरे हाँ है ना, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अरे हाँ है ना, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब आप ये कहोगे गुरुदेव ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, टाइम के बारे में आपने हमें बता दिया। अब एक नई कहानी हमें समझ में आती है, और जिसे हम कहते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस। मैंने क्या कहा, एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस, मैंने क्या कहा, एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस। और इन्हीं एक्शंस को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्शन कितनी तरह के बताए जा सकते हैं अंग्रेजी भाषा के टेंस के अनुसार, है ना, टेंस के अनुसार हम कितने एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, ठीक है ना। इसी एक्शंस की जगह मैं टेंसेस भी लिखूंगा भाई, ये दोनों बात एक ही समझ के चलेगा, क्योंकि किसी भी टेंस के जरिए हम एक्शन ही बताते हैं। तो इसके जो एस्पेक्ट है ना, वो एस्पेक्ट अपने आप में अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। कैसे मेरे बेटे, आ जाओ। सबसे पहला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं इंडेफिनेट। अब धीरे धीरे गहराई पर लेके जा रहा हूं, पढ़ते चलेंगे भाई। सबसे पहला कौन सा हो गया बेटा, इंडेफिनेट। मेरे बेटा दूसरा कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर जी कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा हो गया भाई, तीसरा हो गया हमारे सामने परफेक्ट, है ना। और चौथा हो गया भाई कौन सा, दुष्ट, इसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया कौन सा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इनसे हम किस तरह के एक्शंस बताने का काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। हम किस तरह के एक्शंस हम इनसे बताने की काम करते हैं, ये मैं आपको धीरे धीरे बताने का काम करूंगा, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना। सर इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनेट का मतलब है जो डेफिनेट नहीं है, इसे हम कहते हैं अनिश्चित, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो वो एक्शंस बताते हैं जो लगातार चलते हैं, है ना। परफेक्ट का मतलब क्या हो गए, वो एक्शन जो पूर्ण है, यानी कि पूरे हो गए, अरे हाँ है ना। अब परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी कि ये हमारे सामने कौन से एक्शंस बताएंगे, जो एक्शंस पूरे भी हैं और लगातार भी चल रहे हैं। आप कहोगे सर ये कैसे समझ आएंगे, मैं कहूंगा बेटा अभी जब हम आगे जाएंगे ना तो इन्हीं चीजों को डिटेल में समझते चले जाएंगे, ठीक है चुन्नू भाई। अब दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम इंडेफिनेट से कैसे एक्शंस बताते हैं, इंडेफिनेट से हम उन एक्शंस को बताते हैं जो परमानेंट हैं। क्या है, परमानेंट है। परमानेंट नहीं तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंट कह देते हैं। इन्हीं को हम क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंट, यानी कि जो एक्शंस हम बार बार करते हैं, क्या कहते हैं, जो बार बार करते हैं। इन्हीं के जरिए हम क्या बताने का काम करते हैं, किसी भी तरह की जनरल इंफॉर्मेशन बताने का काम करते हैं।
किसी के बारे में कोई जानकारी हमें देनी होती है। ये काम कैसे करेंगे मैं आपको इनको खोल के समझाऊंगा, पहले ये एक बार धीरे से समझ लो बेटा। कॉन्टिन्यूस एक्शन वो एक्शन होते हैं जो लगातार चल रहे होते हैं। तो ये लगातार एक्शन कौन से होते हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेटा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को ही हम ऑनगोइंग एक्शंस भी कह देते हैं। ऑनगोइंग का मतलब जो जारी है, जो चल रहे हैं, जो लगातार चल रहे हैं। ठीक है बेटा, जो जारी है, लगातार है, जो चल रहे होते हैं। ठीक है ना जी। इन्हीं एक्शंस को अगर हम कहना चाहें तो ये टेम्परेरी एक्शंस भी होते हैं। आप कहोगे सर टेम्परेरी एक्शन का मतलब हमें क्या समझ में आया? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जो पढ़ाने का एक्शन है, ये मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, कभी ना कभी तो एक्शन खत्म होगा। मैंने जब पढ़ाना आपको शुरू किया उससे पहले तो मैं नहीं पढ़ा रहा था। तो ये जो इस समय एक्शन हो रहा है, मान लीजिए आप अपनी क्लास से बाहर निकल के देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी बारिश हो रही है। तो बारिश का होना टेम्परेरी एक्शन है, ये हमेशा थोड़ी होती रहेगी, थोड़ी देर होगी फिर रुक जाएगी। अरे हाँ है ना, ये टेम्परेरी एक्शन हमारे सामने हो गया। और जो टेम्परेरी एक्शन होता है उसी को हम इनकम्प्लीट एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कि आधे अधूरे एक्शन होते हैं, ये कभी पूरे नहीं होते, अधूरे एक्शन इन्हें हम कहते हैं। करेक्ट है जी, फाइन, ठीक है जी, करेक्ट हो गया। अब अगली बात पर आ जाओ। जब परफेक्ट की हम बात करते हैं, परफेक्ट का मतलब हमें क्या समझ में, जो काम पूर्ण हुआ, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट होता है अपने आप में। क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जो अपने आप में क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है, पूरा हो चुका होता है। अरे हाँ है ना। इसी के जरिए हम लोग एक और चीज बताने की कोशिश करते हैं, डिग्री ऑफ अ कंप्लीट एक्शन। ठीक है ना, डिग्री ऑफ अ कंप्लीट एक्शन, कि कोई भी काम किस हद तक पूरा हो चुका है, कोई भी काम किस हद तक। डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया था, कहां गया, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। डिग्री का मतलब मैंने हद बताया था, है ना, वो लिखा देखो, ये रहा, वही काम आ गया। ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों हमारे सामने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं जिसके अंदर हम कुछ काम जो कंप्लीट है, साथ साथ कुछ काम जो इनकम्प्लीट है, इन दोनों के मिलन को बताने का काम करते हैं। किसके साथ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है जी। पहले दोस्तों इस बात को ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है। अगर आपको डिग्री ऑफ अ कंप्लीट एक्शन की भी बात बतानी है ना, तो इसी को आप किए गए काम के बारे में भी कह सकते हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे खोल के समझाऊंगा मैं। अभी क्या है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे बच्चों। तो आपने कहा सर हमारे सामने एक्शन कितनी प्रकार के हो सकते हैं, उनके क्या पहलू हैं। आस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? पहलू। पहलू का मतलब प्रकार। ठीक है ना जी। कितने प्रकार के एक्शंस हम टेंस में बताते हैं? कितने प्रकार के एक्शंस? पहला एक्शन इंडेफिनेट। इंडेफिनेट कौन सा एक्शन होता है? कॉन्टिन्यूस कौन सा एक्शन होता है? परफेक्ट कौन सा एक्शन होता है? और सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा एक्शन होता है? अब आप लोगों को मेरे बच्चों यहां तक की भी बात अच्छे से समझ आई है ना। अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर जब आपने हमें टेंस के बारे में बताया, मेरे प्यारे से गुरुजी, जब आपने हमें टेंस के बारे में बताया, तो टेंस के बारे में आप बता रहे थे ना, तो उसमें वर्ब की फॉर्म के बारे में आप कह रहे थे, है ना। तो बेटा आओ थोड़ी सी वर्ब के परिवार से भी मुलाकात करवाता हूं आपको। रुको जरा, लाल रंग से लिखेंगे क्योंकि लाल रंग मोहब्बत का नाम भाई। वर्ब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा भाई, वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बताएगा कोई बालक बालिका? है भाई, वर्ब को बेटा हिंदी में हम क्या बताते हैं, बताएगा जरा कोई बंदर बंदरिया, बताओ जरा। तो वर्ब को हम, सही बात आपने कह दी गुरुजी, हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। और यही वो शब्द है जो हमें किसी एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है। अब मेरे बच्चों, अगर वर्ब को हमें ध्यान से समझना है तो क्रिया के मूल रूप को, है ना, यानी कि इसे हम कहते हैं क्या? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मैंने क्या कहा? बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि इसे हम कहते हैं क्रिया का मूल रूप। हिंदी में लिख दूं भाई, इसे हम कहते हैं क्रिया का मूल रूप। ठीक है ना जी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने क्या कहा?
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम क्या कहे, किस नाम से जानते हैं बेटा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम लोग यहां लिख लेते हैं दोबारा से, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हमें क्या समझ में आया, हम इसे कैसे लिखेंगे, सारे बच्चे एक बार लिख के बताएं फटाफट से। बेटा मैं बिल्कुल यही हूं, मैं तो आपके लिए इस बात को, चलो मैं समझा देता हूं, अब ध्यान से समझो। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब हमें समझ में आता है वर्ब का अब समझ लो बेटा, वर्ब का एक ऐसा रूप जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टेंस का प्रभाव नहीं होता, नो टेंस इंपैक्ट, जिसके ऊपर टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों टेंस के एस्पेक्ट का फर्क डाल देते हैं, जैसे ही हम इस पर टेंस के एस्पेक्ट का फर्क डाल देते हैं, तो इसके ना अपने अलग अलग रूप पैदा हो जाते हैं, इसके अपने अपने अलग अलग रूप पैदा हो जाते हैं। अब आप यहां से समझेंगे, अच्छा गुरुजी ऐसी है कहानी, मैं कहूंगा जी बिल्कुल सर, यही है कहानी, ठीक है, यही है कहानी। बताता हूं कैसे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, आ जाओ बेटा। देखो, जैसे ही हम वर्ब की किसी मूल रूप में, यानी कि जिसके ऊपर कोई टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, अगर इसके अंदर टेंस के एस्पेक्ट को हम जोड़ देते हैं, तो इसके अपने अपने छोटे छोटे रूप बन जाते हैं। पहला कौन सा रूप हो गया, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा कौन सा रूप हो गया, सेकंड फॉर्म। तीसरा रूप कौन सा हो गया, थर्ड फॉर्म। चौथा कौन सा रूप हो गया, फोर्थ फॉर्म। पांचवा कौन सा रूप हो गया, फिफ्थ फॉर्म। आप कहोगे अच्छा सर ये वाली बात थी, मैं कहूंगा जी साहब बिल्कुल यही वाली बात थी। अब इनके पांचों के रूप अगर हम देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, अगर इनके पांचों के रूप हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो इनके अपने नाम हैं। क्या है इनके अपने नाम, ये हमारे सामने हो गई भाई कौन सी, आप कहेंगे सर प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। कौन सी होगी बेटा, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। ये हमारे सामने कौन सी हो गई भाई, वर्ब की पास्ट फॉर्म,
ठीक है जी। ये हमारे सामने कौन सी होगी? वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। ये हमारे सामने कौन सी होगी? वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और ये हमारे सामने कौन सी होगी बेटा? प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। वर्ब के 5 रूप होते हैं मेरे बेटा। मैंने क्या बोला? वर्ब के 5 रूप होते हैं। पांचों के पांचों रूप को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना जी। सूरज बेटा क्या पूछना है बताओ? सूरज भाई कह रहे सर क्वेश्चन कैसे पूछे? पूछ बेटा, क्या हो गया? अगर बताने लायक कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई बताने लायक बात नहीं होगी तो मैं इग्नोर करूंगा। और देखो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो सूरज भाई, चलती क्लास को रोक कर चलती क्लास को डिस्टर्ब करके आप ये चाहते हो कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं। पूछो भाई। पढ़ने वाले बच्चों की ये काम नहीं होती, ठीक है ना बेटा। पढ़ने वाला बच्चा ये हरकत नहीं करता। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा एक आदत बना के चलता है, मैं आपकी क्लास में आया हूँ गुरुजी, अब आप आराम से पढ़ाओ, मुझे एक एक बात आपके अनुसार समझनी है, एक एक बात आपको समझनी है। समझ रहे? तो भाई आप अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये वर्ब के अपने जो रूप हैं भाई, बाकी बच्चे पढ़ने पे ध्यान दें, कुछ बातचीत करने वाले हमारे प्यारे प्यारे शैतान बच्चे हैं, उनके साथ हम बीच में बातचीत करेंगे बेटा, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, बाद में वो बच्चे ना समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इनके थोड़े उदाहरण देखते हैं। जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है ना, इस वर्ब के अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो इस वर्ब के अंदर बिल्कुल वही शक्ल होती है, इसकी बिल्कुल वही शक्ल होती है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की है। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं पर इसमें टेंस घुस जाता है। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म हमारे सामने क्या होती है भाई? अधिकतर ऐसी वर्ब हमें देखने को मिलती है जिसके अंत में ईडी या टी ऐसा कुछ हमें जुड़ा हुआ मिल जाता है ना, ठीक है। परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ब की वो फॉर्म है जिसके अंत में ईडी या टी हम जोड़ते हैं। कॉन्टिन्यूस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके साथ हम आईएनजी को जोड़ देते हैं। सर प्रेजेंट सिंगुलर की एक ऐसी वर्ब होती है जिसके अंत में हम एस या फिर ईएस को जोड़ देते हैं। अब देखो इसका उदाहरण आपके सामने लिखूंगा, बड़े ध्यान से इसको समझने का काम करना। इसका उदाहरण लिखूंगा, ध्यान से समझना बेटा, उदाहरण पे ही कहानी समझ में आएगी। मैंने आप सभी के सामने लिखा ध्यान से समझिएगा, मैंने आप सभी के सामने लिखा लर्न, ठीक है जी। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या लिख दी बेटा? लर्नड, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या लिख दी बेटा? लर्नड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म क्या लिख दी? आप कहेंगे सर आईएनजी हम इसके साथ जोड़ेंगे, लर्निंग। फिफ्थ फॉर्म हमने क्या लिख दी बेटा? इसके साथ एस या ईएस जोड़ना, यानी कि लर्न्स। करेक्ट हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जरा प्यार से हाँ। फाइन, ये वर्ब की फॉर्म है। अब सारा बंदर पार्टी मैंने आप सभी को ना एक वर्ब यहां लिखकर देनी है, यहां एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आप सभी के सामने लिखकर दी है, गो। चलो भाई इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लिखकर दिखाओ फटाफट से। शाबाश शाबाश। प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म ये लिखी ना बेटा? अरे यहां लिखना, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ होगी मेरे से, इसको ठीक कर लेना मेरे बच्चों, ये प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म होगी। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, ये गलती होगी। ये प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म है, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म के साथ एस एस जुड़ता है। इसको मैं याद करवा दूं, एक सेकंड में याद करा दूंगा बेटा। सिंगुलर के साथ एस होता है, इसी की वजह से हम प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। बात खत्म। बनाओ बेटा, सूरज भाई थोड़ा सा बना के दिखाओ। सूरज भाई बना के दिखाओ, शाबाश शीलू, चंद्रन, बहुत बढ़िया, नाइस। जया, नैन्सी, शेखर, ज्योति, खुशी, आयुष, दीपक, राजवीर, नाइस। वीनस भाई, तो बिल्कुल सही आपने बनाने का काम किया है बेटा। कैसे बनाया है? आपने कहा सर गो हमारे सामने बेस फॉर्म जैसी ही रहती है। सर इसी की सेकंड फॉर्म हमने बनाई वेंट, इसी की थर्ड फॉर्म हमने बनाई क्या चीज? गोन। इसी की आईएनजी वाली फॉर्म हमने बना दी गोइंग, और इसी की बेटा हमने फिफ्थ फॉर्म बना दी क्या चीज? गो के साथ ईएस जोड़ दिया, गोज। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों? हाँ के ना? इजी हो गया बेटा, हाँ है ना। चलो अब मैं आप लोगों की थोड़ी सी कसरत करवा देता हूं। 3 वर्ब आप सभी के सामने मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इन तीनों की सारा पांचों फॉर्म लिखकर दिखाना। ड्राइव, ये बेस फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहां पर, बी एफ वी का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रहा हूं। यहां से इनके पांचों पैटर्न लिखकर दिखाएंगे आप, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों आ जाओ, चलो 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 फटाफट से बनाकर दिखाएंगे।
पांचों फॉर्म्स बना के दिखाओ। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगी ड्राइव, सेकंड फॉर्म होगी ड्रोव, थर्ड फॉर्म होगी ड्रिवन, ठीक है, और अगली फॉर्म होगी ड्राइविंग, और सर फिफ्थ फॉर्म होगी हमारे सामने ड्राइव्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। थिंक की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गई हमारे सामने फर्स्ट फॉर्म। सर इसी की सेकंड फॉर्म होगी थॉट। अब इसी की थर्ड फॉर्म हो गई हमारे सामने थॉट। सर हम अगर इसी की आईएनजी पर जाएं तो थिंकिंग। सर इसी की अगर हम प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो हमने इसको लिख दिया थिंक्स। करेक्ट है बेटा। कम के अकॉर्डिंग अगर हम आने की कोशिश करते हैं तो कम, आगे लिखा हमने केम, फिर लिखा कम, उसके बाद हमने लिख दिया क्या चीज, कमिंग, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, कम्स। अगला सवाल लिखा है कट। आप कहोगे ये तो बड़ा शैतान है गुरुजी, कट की सेकंड फॉर्म भी यही, थर्ड फॉर्म भी यही, और इसके साथ अगर हम आईएनजी को जोड़ेंगे कटिंग, और बेटा अगर हम इसी के साथ प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो कट्स। सभी बच्चों के सही हैं, अरे हाँ है ना। अब आप कहोगे अच्छा सर यहां से कुछ कुछ बात हमें समझ में आ रही है। क्या बात हमें समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, मजेदार बात लगेगी। बात मजेदार ये लगेगी सर, यहां अगर हम पहले की बात करें तो इसकी तीनों वर्ब की फॉर्म अलग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो जिनके अंदर आईएनजी ईएस जोड़ना, इनमें इतना कोई लफड़ा नहीं है। यहां हमने सेकंड में देखा जिसका सेकंड और थर्ड एक जैसा ही है, अरे हाँ है ना। फिर हमने देखा जिसका फर्स्ट और थर्ड एक जैसा है, और यहां हमने देखने का काम किया तो गुरुजी इसके तीनों के तीनों रूप एक जैसे हैं, अरे हाँ है ना। ठीक है भाई, अरे भाई हाँ है ना। तो इसी की वजह से वर्ब के ना मेरे बच्चों, इसी की वजह से वर्ब के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक हो गया जिसे हम कहते हैं रेगुलर, और एक जिसे हमने कहा इरेगुलर। दो तरह की वर्ब्स हमें देखने को मिलती हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पीडीएफ दी गई है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की, उसको पढ़ना है। टेंस तभी समझ आ पाएंगे जब ये छोटी छोटी बेसिक्स, बिल्कुल जीरो लेवल की, जिस बच्चे ने पहली बार इंग्लिश सीखनी है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई टेंस का रोल नहीं होता, जबकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म होती है। देखने में ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसी होती है। ठीक है ना जी, रुको, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, सिमिलर लिखेंगे। ठीक है ना, देखने में सिमिलर होती है लेकिन दोनों में ये फर्क है, यहां टेंस का कोई रोल नहीं, यहां पर टेंस का रोल चालू हो जाता है। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा। फाइन बेटा, नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जहां वर्ब लिखा है उसको देख लीजिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जी रेगुलर वर्ब हम किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसका हिंट हमें दे दो। और सर जी जो इरेगुलर वर्ब है थोड़ा सा इसका हिंट भी हमें दे दो। बाकी वर्ब की जो लिस्ट आपने दी है उसको तो हम अपने आप से लपेट ही देंगे, है ना। तो देखो भाई, अब इसकी थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूं। बेटा रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म से जब हम सेकंड फॉर्म पर जाते हैं तो सेकंड फॉर्म पर जाने के लिए हम इसके अंत में ईडी जोड़ते हैं, थर्ड फॉर्म पर जाने के लिए हम इसके अंत में ईडी जोड़ते हैं। जैसे रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। एक दो एग्जांपल आप भी मुझे बताएंगे। जबकि इरेगुलर वर्ब की हम बात करते हैं तो इरेगुलर वर्ब को बनाने के चार हमारे सामने पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम हो जाएं। ठीक है जी। दूसरा तरीका जिसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम हो पर थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाए। फिर हमारे सामने आती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म भाई क्या है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारे सामने बिल्कुल सेम हो जाए पर सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाए। बेटा पैटर्न्स को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, पैटर्न को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। ठीक है ना, पैटर्न्स को ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। ओके, देखो पहली क्या कही, तीनों फॉर्म एक जैसी ही हों, है ना। जैसे मैंने आपके सामने अभी क्या लिखा है, मैंने आप सभी के सामने लिखा है कट, कट, कट। ठीक है भाई। फिर पहली और तीसरी फॉर्म सेम हो जाए, जैसे मैंने कहा कम, केम, कम। पहली और तीसरी फॉर्म सेम, सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग हो गई।
ये भी हमारे सामने बात आ गई। फिर आप कहोगे सर जी तीसरा फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें तीनों ही रूप अलग हो जाएं, तीनों का आपस में कोई मिलन ना हो। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मैंने कहा गो, वेंट, गोन, वर्ब की तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग हैं, तीनों की शक्लें बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है बेटा, फाइन। तीनों की शक्लें बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर हमारे सामने एक अगला पैटर्न क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है बराबर लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो जाए। अब इसका भी एक उदाहरण आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा बाई और फिर सेकंड फॉर्म लिखी बॉट यानी कि खरीदा और थर्ड फॉर्म खरीद चुका। ठीक है जी, फाइन। ठीक है, ओके भाई, यहां तक बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। तो ये आप लोगों को एक खूबसूरत सी हमने पीडीएफ दी है। चलो इसके बारे में एक उदाहरण यहां लिख देता हूं मैं। मैंने कहा रिवाइज, रिवाइज्ड सेकंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड। ठीक है ना, सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी हमने लगाया है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। निर्मल कुमार, मैं जानता हूं मेरे बेटा। ठीक है जी। तो ये आपको समझना है, टेंस की बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी ये बात है जो आप लोगों को समझनी है। ठीक है, अब मेरे बच्चों मैं इसी बात को एक बार फिर से समराइज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अब दोस्तों आपके दिल में ये सवाल तो आ ही रहा है, आपके दिल में ये सवाल तो आ ही रहा है कि सर फिर इनको वर्ब के अनुसार हम कैसे लिखेंगे। अब देखो बहुत मजेदार बात आपको लगेगी। जितनी भी इंडेफिनेट टेंसेस हम बनाएंगे उसमें हम या तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, या फिर हम यूज करेंगे प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म, या फिर हम यूज करेंगे क्या चीज, हम यूज करेंगे पास्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे बेटा, पास्ट फॉर्म। ठीक है जी, हाँ है ना, बात समझे भाई? ठीक है बेटा, ओके। अनन्या बेटा चार ही पैटर्न होते हैं, ये जो आपको लिखे ना इससे ज्यादा दूर मत जाना। अगर आपको इनसे कोई ज्यादा दूर मिल जाए इनके बाद अलग, ये चार ही पैटर्न होते हैं बेटा। कोई और पैटर्न आपको मिले तो मुझे भी बताओ, मैं भी आप ही के बहाने सीख लूंगा कुछ, है ना भाई। अब भाई कॉन्टिन्यूस हमारे वो टेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की परफेक्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब आपस में हमें मिलाने हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब हमें आपस में मिलाने हैं दोस्तों, तो हमें परफेक्ट के लिए तो थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म के लिए उधार मांगने हम गए किसके पास, बी के पास। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है दोस्तों, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म कौन सी है दोस्तों, वॉजवर। थर्ड फॉर्म कौन सी है दोस्तों, बीन। हम यहीं से इसकी थर्ड फॉर्म को उठा के ले आए। ठीक है जी, चक दे हो चक दे बीन। भाई इस परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म के नाम पर हम क्या लेकर आए, बीन लेकर आए। ठीक है बाबू, कॉन्टिन्यूस के नाम पर हम क्या लेकर आए, आप कहोगे कॉन्टिन्यूस के नाम पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेकर आए, तो बीन के साथ हम क्या चीज को जोड़ देंगे, आप कहेंगे सर आईएनजी को जोड़ देंगे। बाबू क्या जोड़ देंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे। तो जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर इनको आपस में जोड़ देते हैं। करेक्ट हो गया बेटा, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है किरण बेटा, क्लास खत्म होने के बाद ना दोबारा से पूरी क्लास को देखना। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो क्लास में ध्यान ना देने की वजह से एकदम से समझ नहीं आएंगी। दोबारा से क्लास को देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है जी, फाइन। बात समझ में आ गई। चलो भाई अब इस कहानी को थोड़ा सा हम अंत पर लेकर जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है जी, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा राधा घर गई, पहला वाक्य आपके सामने लिखा। ठीक है, फिर मैंने एक और वाक्य आपके सामने लिखा, राधा घर जा रही है। फिर मैंने आपके सामने लिखा, राधा घर जाती है। बेटा इन तीनों वाक्य को ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर एक प्यारी सी खूबसूरत सी बात आपको समझाऊंगा। तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखो।
अलीजा बाबू आगे आएगी ये सारी चीजें बेटा, अगली क्लास में आएंगी ये सारी चीजें। बेटा यहाँ तो तीनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट और थर्ड एक जैसा है, यहाँ सेकंड और थर्ड एक जैसा है, यहाँ तीनों एक जैसे नहीं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। मोहित कह रहा है सर ये दोनों सेम लग रहे हैं। बेटा आंखें तो खोलो, यहाँ पहला और तीसरा एक जैसा है, उदाहरण भी लिखा है कम और कम, पहला तीसरा एक जैसा है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा एक जैसा है। बेटा देखो तो सही, ध्यान से तो पढ़ो दोस्त, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऐसे तो कचरा कर दोगे सारी मेहनत का, है तुम्हारे लिए सारी मेहनत करी कराई बेकार हो जाएगी। अब मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में ये आएगी नटखट। क्या बात समझ में आएगी? आप कहोगे सर राधा तीनों वाक्य में एक जैसा, घर तीनों वाक्य में एक जैसा, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे सेंटेंस का फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे से गुरुजी हम ध्यान से देखें तो ये हमारे सामने वर्ब है, ये हमारे सामने वर्ब है, गुरुजी ये हमारे सामने वर्ब है। इन्हीं की वजह से तो टेंस पता चल रहा है, इन्हीं की वजह से तो टेंस पता चल रहा है। तो टेंस की जानकारी कौन देता है? हमारे सामने लिखे हुए वर्ब। और वर्ब हमें कहां देखने को मिलेगी? हमेशा वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमेशा हमें वर्ब के बारे में पता चलेगा, वाक्य के अंत में। हिंदी में कह दिया वाक्य के अंत में, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। क्या कहेंगे? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर आप इन्हीं की अंग्रेजी बनाकर चलेंगे तो आप कहेंगे, इन्हीं की अंग्रेजी बनाकर क्या कहेंगे? राधा वेंट होम। ठीक है बाबू, यहां आप क्या कहेंगे? राधा इज गोइंग होम। फिर आप क्या कहेंगे? राधा गोज होम। अब आप क्या कहेंगे? सर जी हमें तो अंग्रेजी में भी टेंस का अब ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? सर जी ये हमारे सामने तीनों जगह राधा जो लिखा है ये वाक्य का सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने सिर्फ समझने के लिए, फिलहाल के लिए ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ शब्द है ना। हालांकि ऑब्जेक्ट अलग तरह का है, अभी ज्यादा गहराई पर हम नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सर जी अब तो हमें अच्छे से पता चल गया, यहीं से पता चलेगा हमारे सामने कौन सा टेंस है। हमें कहां से पता चलेगा बताओ जरा? तो आप कहेंगे सर जी हमें पता चलेगा यहां किस से? वर्ब की फॉर्म से हमें क्या पता चलेगा? आप कहेंगे सर वर्ब की फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि ये अपने आप में टेंस कौन सा है। ठीक है ना जी, टेंस कौन सा है। क्या कुछ बात समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना? ठीक है बेटा, यहां तक की कुछ बात समझ में आई? करेक्ट है। तो इसका मतलब हमें यहां से एक छोटी सी बात समझ में आती है कि लिखे हुए वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर हमें जाना ही नहीं है। हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो वर्ब की फॉर्म पर है, और इस वर्ब की फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि इसका टेंस क्या है। समझ आ गया बेटा? आज पहले यहां तक की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों को अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा? चलिए बेटा। तो आज की बात को हम यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की बात यहीं पर हम रोकते हैं, यहीं से अगली क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी बात के साथ मुझे एक बात आपको और बतानी है, और वो बात ये है, जो बच्चे परेशान होते हैं वोकैबुलरी के लिए, इसके लिए उसके लिए, मैं एक आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों ये है आप लोगों का इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल, ये आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आपकी कल हम लोगों ने शाम को एक क्लास लगाई है, शाम को कल एक क्लास लगाई है, आपकी सबकी कंपलसरी क्लास है। ये मत सोचना फ्री क्लास है दूसरों, ना ना ना, आप ही के लिए है।
इस क्लास में हम लोगों ने कल आप लोगों को पैराजंबल सोल्व करने सिखाए हैं, ठीक है ना, इसको जरूर देख लेना बेटा। ये वाली ना डेली शॉर्ट्स की क्लास में भी डलवा देना बच्चों के लिए, ठीक है। इस क्लास को जरूर देख लेना। इस क्लास को देखने के बाद आपका पैराजंबल का सारा डर खत्म हो जाएगा। एक भाई कह रहा था ना सर वोकेबलरी के लिए आप क्या कराओगे, बेटा ये स्पेलिंग वाली आपकी एक क्लास ली है करीब 2 घंटे की, इसको देखो तो सही यार, इसको देखो तो सही यार। अब यहां मैं अगर आपको कुछ कराता हूं तो इसका ये मतलब नहीं ना बेटा मैं बार बार अलग अलग हर जगह अलग अलग कराऊंगा। बेटा मैंने एक कॉमन प्लेस बना दिया। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जो पढ़कर 1 साल पहले मेरे पास से अपना सिलेबस कंप्लीट करके जा चुके हैं। उन बच्चों को क्या कसूर है कि उनको मैं स्पेलिंग्स दोबारा कराऊं। तो मैंने उन्हीं के लिए एक काम किया, जो भी मेरे पास एडिशनल जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे उनको मैं आपके लिए कराता जाऊंगा, ठीक है। तो इनको आराम से देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। बेटा राजवीर, आपकी अपनी चॉइस है, आप जहां चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर।